ने जो अपील की है, जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वाकई ईरान संकट से किस हद तक निपट सकेंगे। एक सवाल ए.के. भट्टाचार्य सर आपके लिए कि क्या अब समय आ गया है कि सरकार उन रिफॉर्म के कदमों को उठाना शुरू कर दे जो अब तक राजनीतिक वजहों से या फिर किसी और वजहों से रोक रखी थी? अगर ऐसा है तो कौन से कदम आपके हिसाब से तुरंत सरकार को उठाने चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समय आ चुका है अब रिफॉर्म करने का, क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए या फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस देश में रोका कैसे जाए, उसका एक ही कारण ये है कि भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट और विदेश के इंडस्ट्री भी वो देखना चाहते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक रिफॉर्म प्रोजेक्ट था उसको और भी आगे बढ़ाया जाए। सात प्रधानमंत्री जी ने 7 चीजों की कही थी। मैं कहूंगा कि 7 चीजों में बहुत सख्त जरूरत है रिफॉर्म करने की। पहले तो है कि हम कहते हैं कि फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, जिसे लैंड में या लेबर में रिफॉर्म हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन आई है और वो नोटिफिकेशन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर एटलीस्ट लेबर कोड अब आपके सामने है और लेबर रिफॉर्म आ चुकी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज है। उसी तरह फैक्टर मार्केट रिफॉर्म में मैं एग्रीकल्चर की भी उसको इंक्लूड करूंगा। दूसरी बात, आपको जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। जुडिशियल रिफॉर्म जो कि जो 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 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चाहता है कि एक चीज अगर कोर्ट में जाए उसका जल्द से जल्द उसका निष्पत्ति हो, उसका वर्डिक्ट क्लियरली आए। हमारे देश में अभी भी एक बार आपको प्रोसेस इज द पनिशमेंट हो जाता है, वो दूसरी बात। तीसरी बात, डीरेगुलेशन का जो एक प्रोजेक्ट है उसको और भी आगे बढ़ाना है। जो 2 कमिटियां जो बैठी हैं नीति आयोग के में से राजीव गौबा के अंडर, वो अच्छा काम कर रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट को वो निकाल दे रही हैं, बहुत कुछ काम अच्छा हो रहा है और भी आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात, तीसरी बात, आपको एजुकेशन और स्किलिंग में बहुत बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा और उसके लिए कमीशन के जरिए व कैसे भी जरिए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन और स्किलिंग में बहुत कमी है। चौथी बात, आपको एनवायरनमेंट में बहुत एक जो एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट जो है, एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए जिसको में और भी जाने की जरूरत है। और मैं जो 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 छठा जो मैं बात कहूंगा वो है कि जो हमारे देश में अभी जो ओपन डिबेट जो है इकोनॉमिक पॉलिसी फिक्स के लिए, वो एक ओपन डिबेट होना चाहिए जिससे कि लोग पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद वो चीज एक पॉलिसी लिया जाए। इस वक्त जो टेंडेंसी जो है कि जो जो पॉलिसी रिफॉर्म जो होती है वो जो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व करके नहीं होती है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर के साथ इन्वॉल्व करके कंसल्टेशन के बाद अगर एक ओपन डिबेट का एनवायरनमेंट रखा जाए, मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो 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 चीज को जरूरत है वो उसको हम मीट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एस.पी. शर्मा सर, ये समय सिर्फ एनर्जी बचत करने का नहीं है, ये समय सिर्फ फॉरेक्स बचाने का नहीं है, बल्कि ये समय है कि हम कुछ ऐसे बड़े कदम उठा लें ताकि इस मुश्किल घड़ी में एक अवसर के तौर पर इसको तब्दील किया जा सके। और जैसा कि ए.के. भट्टाचार्य सर ने कहा भी कि जो भी पॉलिसी रिफॉर्म कर रहे हैं क्लोज डोर ना करें, थोड़ा डिबेट करके करें, स्टेक होल्डर से बात करके करें, ताकि स्टेक होल्डर जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उन तक उसका असर पहुँचे। जी बिल्कुल, जो भट्टाचार्य जी ने बताया मैं उनमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एसोचैम को रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री चैम्बर्स। तो सबसे बड़ी हमें जो ज़रूरत है, कॉस्ट कट करने की ज़रूरत है। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर हमें और गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, लगभग उसमें कोई 38 इकॉनमीज जो हैं वो एडवांस्ड इकॉनमीज़ हैं। तो हमें बहुत ही कॉस्ट कंपेटिटिव होना पड़ेगा, जिसमें मैं कुछ कॉस्ट आपको बताता हूं। जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स के लिए जो प्रोड्यूसर्स के प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी होता है उसके तभी वो कंपेटिटिव बनता है, तो उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ लैंड है एंड कंप्लाइंस कॉस्ट है। सरकार ने बहुत सारा काम किया है, कंप्लाइंसेस को बहुत कम किया है, 40,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस कम हुए हैं, लेकिन और माइक्रो लेवल पे और काम करने की ज़रूरत है कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स हैं वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस हो, फैक्ट्री प्रमाइसेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस हो, उस हद तक हमें जाना होगा। मैक्रो टू माइक्रो लेवल तक जाके हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और जो दूसरा भट्टाचार्य जी ने बताया कि स्किल्स का, एजुकेशन की कमी नहीं है, एजुकेशन बहुत है, भरपूर एजुकेशन है, लेकिन उस एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा गैप है। जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस की हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है बहुत अच्छी एजुकेशन लेके, बड़ी अच्छी डिग्री लेके, फिर भी वो इंडस्ट्री में जाके जॉब नहीं ले पाता है, उसमें उसके कनेक्ट की प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो उस विद्यार्थी के पास जिसने एजुकेशन किया है कई बार नहीं होता है, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत फोकस किया है, जो अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप्स भी आगे प्रमोट की हैं, उनके लिए एलोकेशंस भी की हैं। उस चीज़ को हमें हर एक साल आगे बढ़ाना होगा और इसको प्रैक्टिकली एक मिशन मोड में लेके कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, सो दैट उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, फैक्ट्रीज़ में, एंटरप्राइजेज में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। दे वांट टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रमाइसेस, लेकिन जो स्किल्स की प्रॉब्लम है, जो उनको स्किल चाहिए, उसमें गैप आता है। तो उस गैप को हमें नहीं, यहाँ खत्म पे करना इंडस्ट्री होगा, की भी so that भूमिका कि जो होती है, क्योंकि आप एक तो इंडस्ट्री industry की चैम्बर को demand शर्मा है, साहब उसके- रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें इंडस्ट्री चैम्बर की और इंडस्ट्री की भूमिका काफ़ी अहम होती है। आप वैसे लोगों को खुद भी स्किल कर सकते हैं। सरकार के बहुत सारे स्कीम यहाँ पे आ रही होती है, सिर्फ इस वजह से कि जी, सरकार ही स्किल हमारे करके जो आपको दे, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सही है, तरीका हमारे है नहीं वैसे। हमारे एसोचैम के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए रिसर्च फेलोशिप्स रखते हैं। तो हमने ये बहुत तेज़ गति से अभियान शुरू किया हुआ है और जिसको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी गति मिलेगी। तो मेरा यहाँ पे सुझाव ये है कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे के स्टूडेंट्स को और ट्रेन करके एम्प्लॉयबल बना के उनको रोजगार दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट की बात की, तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जो दिल्ली से अनाउंस होती हैं, वो ग्राउंड लेवल तक जाके उनका अवेयरनेस होना चाहिए। जो एक भूमिका आ जाती है हमारे जो स्टेट्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ तक वो रिफॉर्म्स परकोलेट होनी चाहिए। उनको कैसे वहाँ तक खरा उतारा जाए, उसके लिए भी हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। तो ये कई सारे प्रयास करने होंगे। आशुतोष सर, सरकार जब इस तरह के प्रयास करने लगती है, जब आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के रिफॉर्म करने लग जाती है, तो फिर वहाँ पे जाहिर तौर पे इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और फिर राजनीतिक तौर पे समर्थन मिलता नहीं है। विरोध इस कदर हो जाता है कि उस रिफॉर्म को वापस लेना पड़ता है। और आज आप खुद कह रहे हैं कि एफपीआई पैसा लेकर जा रहा है, कोई विदेशी निवेशक यहाँ नहीं आ रहा है, उसके लिए जो करने की जरूरत है उस पर राजनीतिक सहमति बन नहीं पाती, राजनीतिक विरोध होने लगता है। इसको कैसे निपटाया जाए इस समस्या को? देखिए लक्ष्मण जी, इस देश के अंदर सबसे अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब हुए जब यहाँ कोएलिशन की गवर्नमेंट्स थी। कोएलिशन, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इस देश में जब जब बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट्स हुए तब तब रिफॉर्म की ऐसी तैसी हो गई। चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो जब हम पूरी तरीके से लेफ्ट ओरिएंटेड हो गए और हमने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसको बर्बाद कर दिया। और आज की तारीख में पिछले 12 साल में यही हो रहा। भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, जिनके पास 303 सीटें थी, तो फिर कौन कर सकता है? भाई उनके पास तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जिससे हमको दो चार होना पड़ेगा, जिसको हम देखना नहीं चाहते, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन मीडियोक्रिटी को आप आगे बढ़ाएंगे, जब सिर्फ कुछ लोगों पर ही ध्यान होगा, बाकी ब्राइट एंड ब्राइटेस्ट को आपको इस देश में मौका नहीं मिलेगा, तब इसी तरीके की स्थितियां पैदा होती। और ये मैं बड़ी कटु बातें कह रहा हूं। आज की तारीख में भट्टाचार्य साहब ने यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में बात किया। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाइए, मैं आपको कह सकता हूं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम हिंदुस्तान का चौपट होने के कगार पे है, क्योंकि वहां बिलो मीडियोकर लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वहां क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमेरिका इसलिए दुनिया में इतना बड़ा सुपर पावर बना क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड की हैं।
उनको उनको वहां पढ़ना अपने आप में गर्व की बात होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम पे कोई फोकस नहीं है, हमारे R&D पे किसी तरीके का फोकस नहीं है। और एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेशन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप पिछले 50 साल में बता दीजिए, इनमें से सब दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट आदमी हैं, हाउ मेनी हैव क्रिएटेड ग्लोबल ब्रांड्स? दे डोंट क्रिएट ग्लोबल ब्रांड्स, दे क्रिएट प्रॉफिट्स, और उसके लिए वो स्टेट का सहारा लेते हैं। आज अगर आप एप्पल के बारे में बात करते हैं या निविडिया के बारे में बातचीत करते हैं या आप BYD के बारे में बात, दीज आर ग्लोबल ब्रांड्स। हम क्यों ये ग्लोबल ब्रांड्स नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारे यहां सिर्फ प्रॉफिट 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 के अलावा कुछ नहीं। R&D पे हम फोकस ही नहीं करना चाहते। हम आज कंपनी खोलेंगे, कल से हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो फिर हमारा बिजनेस चौपट हो जाता, फिर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है उसका सहारा लेते हैं। नहीं, दरअसल हम लोग देखते ही इसी वजह से हैं कि आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो कितने साल के भीतर आप रिटर्न देना शुरू कर देंगे, कितना रिटर्न देंगे, वहीं से सोचना ही शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म R&D एक बड़ा चैलेंज है, समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुद्दा उठता भी रहा है। अवधेश जी, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, सरकार इतनी मजबूत है, तो अभी तो बोल्ड रिफॉर्म तो उठा लेना चाहिए सरकार को, क्यों? और अभी तो प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है और उसकी घोषणा की है, 15 अगस्त के भाषण से कहा है कि आने वाले समय जो है अब सेकेंड जनरेशन और उसके बाद के रिफॉर्म का है। अब आशुतोष जी देखिए, मैं ऐसे ही भाषण दे दूं कि भारत की सारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद सारा ध्वस्त हो गया एजुकेशन। अब ये तो एनर्जी में भी आप देखिए, सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में और न्यूक्लियर एनर्जी में, तीनों में काम ही इस गवर्नमेंट में हुआ है। अब चीन से तो हमारी तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन इनके आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में पेरिस में इंटरनेशनल सोलर एलायंस बनाया, उसका केंद्र इस समय भारत में है। और इस समय हम जो 180 गीगावाट हम बना रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए सारा है। विंड एनर्जी में भी 4% हम जो है पूरे एनर्जी का 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो कोई मानते ही नहीं है ना। ये रिफॉर्म का विरोध करेंगे जाके कम्युनिस्ट लोगों के साथ, आशुतोष जी, और रिफॉर्म नहीं होगा तो बैठ के आलोचना करेंगे। नरसिंह राव की सरकार आई तो थी, हम सब लोगों ने किस लिए विरोध किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, भ्रष्टाचार है और हर्षद मेहता कांड हो गया। उसके बाद 1992 के बाद नरसिंह राव सरकार का विरोध होने लगा। क्या काम किया सरकार ने? जो 1991 में जो काम किया था, 1992 के बाद तो नरसिंह राव सरकार किसी प्रकार चल ही नहीं पाई, काम ही नहीं कर पाई सरकार ने। तो इसलिए जो कुछ आशुतोष जी कहते हैं, मुझे उसके उत्तर देने में मेरा यूनिवर्सिटी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय मानकों पर होगा। हमने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, हम इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे देश में एक कुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। 22.5 करोड़ लोग एक साल में बनारस पहुंचे हैं, वो इंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अयोध्या में 16 लाख करोड़ लोग पहुंच रहे हैं एक वर्ष में, वो भी हमारी भारत की ताकत है। और इकोनॉमी, उसमें जो इकोनॉमी लगती है, मैं आज आपके CNBC आवाज चैनल से कहता हूं कि जो हमारे मंदिर हैं, आज इसको हंसी में लोग उड़ाते हैं, वो इकोनॉमी 24 घंटे 365 दिन की। एक शादी में एक बार हम कपड़ा खरीदते हैं, मंदिर में डेली कपड़ा चाहिए, डेली घी चाहिए, डेली प्रसाद चाहिए, डेली टूरिज्म चाहिए, डेली सब कुछ चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो वो तो मानेंगे नहीं ना आज के इकोनॉमिस्ट। अवधेश जी, ना नहीं, इकोनॉमिस्ट हमारे नहीं मानेंगे, हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं मानेंगे। अब ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जितने बड़े सर मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, इकोनॉमी केवल नहीं, अब इस तरह की बातों को नहीं मैं पूरी करने दूंगा। की नहीं बढ़ेगी, बस मेरा इतना ही कहना है। इस तरह की चीजों की जरूरत रहती है, सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन जिस लेवल पे हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर अगरबत्ती बेच के, फूल बेच करके, माला बेच करके इकोनॉमी को उस स्केल तक नहीं ले जा सकते हैं। AK भट्टाचार्य साहब, लास्ट कमेंट, चूंकि अब समय काफी कम। लक्ष्मण जी, चूंकि मेरा नाम अवधेश जी ने लिया, इसलिए मुझे जवाब देना चाहिए, आप मुझे मौका दे। आप तो इतना बोल चुके, मैं तो चुपचाप सुन। नहीं भाई, 15 सेकंड। भाई हाँ, देखिए भाई अवधेश जी, आपने मेरा नाम लेके लिया, इसलिए मैं आपको बता दूं। अपराध कर दिया सारा, तो सुन लिया आपने, इतना बोला। अच्छा, सुन लीजिए। जब फॉर्म लॉज आए थे, मैंने उसका समर्थन किया था, लेकिन आप जिस तरीके से कानून बना रहे हैं इस देश के अंदर, उससे लोगों के अंदर इरिटेशन पैदा हो रहा है। इसमें दूसरी बात, अरे सुन लीजिए भाई, आपने सरकार को बता दिया इंडिया के मतलब हिंदुत्व आधारित कर दिया। आप सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर आप आज की तारीख में अगर आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति वहां पे है
तो मुझे कुछ नहीं कहना भाई, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करना, आपको सेमीकंडक्टर पे काम नहीं करना, बैटरी पे काम नहीं करना, पीछे गए तो काम हो, काम नहीं करना, भारत बढ़ा है ना, तो फिर आप कब काम करेंगे? सेमीकंडक्टर में वर्क नहीं हो आपके रहा है, यहाँ कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? कोई आप पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी फैसले करते हैं और उसके बाद किसान सड़क पे उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि आप किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस में लेके फैसले करिए ना। नहीं किसान क्या सड़क फायदा? पर नहीं एक उतरते अच्छा हैं, फैसला तो जो किसान गलत हो गया। आप करते हैं, किसानों के नाम पर सड़क घेरने वाले जो लोग उतरते हैं वो किसान नहीं होते हैं। हम अरे आप तो आंदोलन का आदमी रहा, आप तो किसानों को खालिस्तानी बना देते हैं भाई। सर दिक्कत ऐसा ये है, आपके साथ। नहीं सुनिए, किसान आंदोलन में खालिस्तानी भी थे। इसको हम लोग पूरे डिबेट को कहीं और लेके चले जाएंगे। हमारी कोशिश ये थी कि ये जानने की प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उस पर अमल करके हम कितना इस संकट से निपट सकते हैं, लेकिन हम लोग किसान आंदोलन तक चले गए।